केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स अब हम स्टडी करेंगे। इसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं अमीन्स शो करते हैं वो हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो वी कैन राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में सबसे पहले अमीन्स जिनको हम बेसिस भी कहते हैं, ये लुईस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं या इवन ब्रोंस्टेड बेसिस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और लोन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं। इनके ऊपर जो लोन पेयर है दैट इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो इसलिए ये एज बेसिस तो एक्ट करेंगे ही। तो इस तरीके से ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन बड़ी इजीली करते हैं। अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एसिड के साथ ये रिएक्शन बड़ी इजीली कर जाता है। तो सबसे पहली हम रिएक्शन करेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में पहले हम देखते हैं एलिफेटिक अमीन, और एलिफेटिक अमीन में आप देख सकते हो नाइट्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ लगा है वो एक एलिफेटिक कार्बन है। इसमें अगर मैं HCl ऐड करूं तो HCl विल गिव H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन इधर फटाफट ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इस नाइट्रोजन के साथ ही अटैच हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके साथ Cl नेगेटिव जो है वो हेल्ड रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्राइमरी अमीन्स हैं वो HCl के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से सॉल्ट बनाते हैं। अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों तरह के अमीन्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन करते हैं। अगर मैं एनिलीन में HCl ऐड करूं तो वो भी HCl के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल वैसे ही एनिलीनियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म करेगी। तो जो प्राइमरी अमीन्स हैं या सेकेंडरी अमीन्स हैं या इवन टर्शरी अमीन्स हैं वो सभी एकदम जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और ये बात तो आप जानते ही हो कि एसिड के साथ सिर्फ बेसिस जो हैं वो रिएक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली जो अमीन्स की बेसिक नेचर जो है उसको शो करती हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई सेकेंडरी अमीन लूं और उसको ट्रीट करवाऊं विद सम अदर एसिड, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HCl के साथ ही रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाएंगे, कोई भी एसिड हो। जैसे यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें एक सेकेंडरी अमीन, जैसे ये है N इथाइल इथेन अमीन या डाई इथाइल अमीन, कॉमन नेम है इसका डाई इथाइल अमीन। इसमें अगर एसिड ऐड किया जाए H2SO4, तो H2SO4 आपको पता है एक डाई बेसिक एसिड है, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है एज H पॉजिटिव आयन। तो दोनों H पॉजिटिव आयन इधर जाके इस अमीन के साथ अटैच होंगे। एक अमीन के साथ नो डाउट एक H पॉजिटिव ही अटैच होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इस तरीके से जो हमें चीज़ ऑब्टेन होगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर होगा NH2 पॉजिटिव, ये चीज़ बनेगी। और ऐसे हमारे पास 2 होंगे जो पॉजिटिव आयन्स हैं, और इन दोनों के साथ जो SO4 2 नेगेटिव आयन है ये हेल्ड रहेगा, ये जुड़ा रहेगा। तो ये बनेगा डाई इथाइल अमोनियम सल्फेट। इसको हम कह सकते हैं कॉमनली डाई इथाइल अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके से चाहे तो प्राइमरी अमीन हो चाहे तो सेकेंडरी अमीन हो, जो अमीन्स हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स या आयनिक कंपाउंड्स तो डेफिनेटली बनाते ही हैं। और अमीन्स सिर्फ ये जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl, H2SO4 वगैरह,
सिर्फ इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, बल्कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, उसके साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो ना सिर्फ जो कॉमन एसिड्स हैं वो, बल्कि पिक्रिक एसिड हमने किया था फिनोल्स में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो पिक्रिक एसिड जो है वो भी, उसमें भी जो बेंजीन रिंग होती है वो 3-3 नाइट्रो ग्रुप्स के अटैच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और एनिलीन में जो बेंजीन रिंग होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इसलिए ये दोनों रिंग्स में भी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो आप लिख सकते हो पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल होती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसके सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ कार्बन के ऊपर मैंने जैसे नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, तो ये कंपाउंड होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको कॉमनली कहा जाता है। तो पिक्रिक एसिड फॉर्म्स येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड called picrate with aromatic amines full stop. These are also called pi complexes. These are also called pi complexes because the pi electron cloud of the benzene ring of the aromatic amine goes into या goes over the benzene ring of the picric acid, benzene ring of the electron deficient benzene ring of the picric acid। जैसे आपको पता है कि ये है एनिलीन, एनिलीन में जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस होती हैं हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, यानी कि ये वाली रिंग क्वाइट इलेक्ट्रॉन रिच है, और इस रिंग के साथ 3-3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके इसको काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं। तो इस कारण इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, यानी कि जो एनिलीन वाली बेंजीन रिंग है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस पिक्रिक एसिड वाली बेंजीन रिंग के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो कर लेगा। तो इस तरह से जो सिचुएशन है वो बनेगी। अब यहाँ पर जो एनिलीन वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इधर कोऑर्डिनेशन करेगा, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको कहेंगे हम एक पाई कॉम्प्लेक्स और पिक्रेट। फिर इसके बाद इस रिएक्शन के बाद जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की है अमीन्स की, दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन, तो उसके बाद सेकंड हम करते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में जो सेकंड है हमारे पास रिएक्शन वो होगी हमारे पास जो एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। और ये रिएक्शन हमने हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी कि जब हम हेलोएल्केन में से हेलोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एन अमीनो ग्रुप,
तब हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन स्टडी की थी। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अब यहाँ पर रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम हेलोअल्केन से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल रादर स्टार्ट विद द अमीन। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ ये इथेन अमीन और इसमें ऐड किया जाए अगर हेलोअल्केन, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोमोइथेन ऐड की और इस इथाइल ग्रुप को अगर मैं एक्सपेंड करके ही लिख दूं लाइक दिस, तो यहाँ पर से जो नाइट्रोजन है ये इधर अटैक करेगी अल्फा कार्बन पर और इधर से Br नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होना है दैट विल बी ए सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर NH2 पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन को लूज करके ये अपना लोन पेयर वापस ऑब्टेन कर सकती है, तो इसलिए रिएक्शन जो है वो इस तरह से प्रोसीड करेगी। हमें मिला अभी सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर है तो ये फर्दर अटैक करेगी ओवर हेलोअल्केन और वहां से फिर एक HBr के लॉस के बाद हमें ऑब्टेन होगा टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो ये फिर फर्दर रिएक्शन करेगा विद हेलोअल्केन और इस तरह से रिएक्शन जो है वो चलती जाती है जब तक कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल हो। और यहां पर अब हमें मिलेगा एक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई भी लिबाइल हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इस कारण यहां पर जो Br नेगेटिव है इसके साथ ही हेल्ड रहेगा, तो हमें क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें जितने मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स अटैच कर सकते थे हम वो कर चुके हैं। और अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो बिल्कुल इसी तरीके से ही ये रिएक्शन शो करेगा। जैसे अब मैं एरोमेटिक अमीन लेकर यही रिएक्शन शो करता हूं आपको। एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन, और इसमें अगर ऐड कर दिया जाए ब्रोमोइथेन तो बिल्कुल वैसे ही HBr के लॉस के साथ हमें ऑब्टेन होगा एक सेकेंडरी अमीन। और अभी भी लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो इसलिए ये सेकेंडरी अमीन जो बना है ये फर्दर रिएक्शन करेगा विद हेलोअल्केन यहां से फिर से HBr के लॉस के साथ अब हमें मिलेगा एक टर्शरी अमीन। नाइट्रोजन के साथ अब दो इथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे, पर क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो इसलिए ये जो टर्शरी अमीन हमें ऑब्टेन हुआ है ये हेलोअल्केन के साथ फर्दर रिएक्शन करके एक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन भी करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसी रिएक्शन की कंटिन्यूएशन आगे। यहां पर सिर्फ अब एक HBr जो है वो लूज नहीं होगा क्योंकि अब तो नाइट्रोजन के पास साथ कोई लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, या कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जिसको लूज करके ये अपने पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा पा सके। तो इस तरीके से हमें एक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन होगा।
और इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन के साथ ही कहीं हेल्ड होगा Br नेगेटिव आयन। तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्राइमरी अमीन into quaternary ammonium salt is called Hoffman exhaustive alkylation। तो ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन का बोली जाएगी रिएक्शन, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम एल्काइलेशन कर सकते हैं हम या हो सकती है वो कर चुके हैं या हो चुकी है, तो तभी इस रिएक्शन को हम हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन जानते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शंस एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। तो एसाइलेशन या एसाइल ग्रुप तो आप जानते ही हो, हमने एसिड डेरिवेटिव्स भी किए थे जिसमें एसिड क्लोराइड्स के बारे में बताया था कि इनको हम एसाइल क्लोराइड्स बोलते हैं। तो एसिड क्लोराइड्स या एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं एक्सेलेंट एसाइलेटिंग एजेंट्स। तो आप लिख सकते हो जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। तो एसाइलेशन ऑफ अमीन्स में हम देखेंगे कि अमीन्स जो हैं ये रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी अमीन्स एज वेल एज सेकेंडरी अमीन्स, ये रिएक्ट करेंगे विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, जिनको हम एसाइलेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। चाहे तो एसिड क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन देख लें, चाहे तो एसिड अमाइड के साथ देख लें। तो पहले हम करते हैं एसाइलेशन ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। तो इसका ए पार्ट आप लिख सकते हो एसाइलेशन ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, यहां पर हम पहले करेंगे एलिफैटिक अमीन्स के साथ। एलिफैटिक अमीन चाहे तो हम प्राइमरी यूज करें चाहे तो सेकेंडरी। जैसे मैं यहां पर एसिड क्लोराइड लिया मैंने और इसके साथ एक एलिफैटिक अमीन, इसका जैसे कि आप देख रहे हो NH2 ग्रुप में से मैंने हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन अलग करके लिखा है, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि किस तरीके से यहां पर से जो HCl है वो लूज होगा और उसके साथ हमें एक सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड जो है वो ऑब्टेन होगा। तो यहां पर जैसे कि अब देखने में ही क्लियर है कि इस तरीके से हमें एक सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड जो है वो ऑब्टेन होगा। तो जिस भी अमीन में एक प्रोटॉन है डोनेट करने लायक, तो वो अमीन एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। जैसे अब सेकेंडरी अमीन्स होते हैं तो उनमें भी एक प्रोटॉन अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन, तो वो भी एसिड क्लोराइड के साथ बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर से भी जो HCl है वो लूज होने के बाद हमें एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड जो है वो ऑब्टेन होगा। तो HCl निकलने के बाद जो हमें अमाइड मिलेगा उसके दोनों ही हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन ही एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किए गए हैं पहले ही, तो इसलिए ये एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड मिलेगा हमें। तो जिस तरीके से ये एसिड क्लोराइड्स रिएक्ट किए हैं विद प्राइमरी अमीन्स, बिल्कुल वैसे ही एसिड अमाइड्स भी रिएक्ट करेंगे।
और एसिड क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो उनको एक्टिवेट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट की। अगर थोड़ा बहुत एसिडिक यहाँ पर बेसिक अगर हम यूज़ करें एनवायरनमेंट, तब ये रिएक्शन कैटेलाइज होगी। क्यों? क्योंकि एक एसिड मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, और एसिड मॉलिक्यूल्स का लॉस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब मीडियम थोड़ा सा बेसिक हो। यानी कि अगर हम कोई ऑर्गेनिक बेस जैसे पिरिडीन वगैरह की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करें, तब ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। पर हाँ, अगर एलिफेटिक अमीन्स हों तो तब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है पिरिडीन वगैरह की, तो तब पिरिडीन उतना यूज़फुल नहीं है। पर अगर हम लेंगे एरोमेटिक कोई अमीन तो तब उसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो एलिफेटिक अमीन्स के केस में जो पिरिडीन है या कोई और बेस है, यहाँ पर से एसिड मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन हमने देखी कि एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स ने सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड्स बनाए, बिल्कुल वैसे ही अब एसिड एनहाइड्राइड भी रिएक्शन करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड्स की रिएक्शन कैसे होगी तो ये भी आप देख सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड आपको पता है कि दो एसिड मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर के लॉस के बाद मिलते हैं या बनते हैं। तो यहाँ पर अमीन में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन लूज हो सकती है एज H पॉजिटिव आयन, और वो हाइड्रोजन आके अटैच होगी इधर एसिड एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके साथ दो दो लोन पेयर्स हैं अवेलेबल फॉर डोनेशन। और अगर हाइड्रोजन इधर जाके अटैच हुई तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के साथ ही एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के शेयर में होगा, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कभी टॉलरेट करती ही नहीं है। तो यहाँ से दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड था उसको लेकर ये सेपरेट हो जाएगी, और इस कार्बन के साथ ये NH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर से आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ आगे अमीन से NH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और हमें मिलेगा एक सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड और साथ में इथेनोइक एसिड। तो अगर हम प्राइमरी अमीन में एसिड एनहाइड्राइड ऐड करें तो तब इस तरीके से रिएक्शन होती है, और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी अमीन को यूज़ कर लें तब भी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर वे में ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है जिसको हम लूज कर सकते हैं एज H पॉजिटिव आयन, जो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एसाइल ग्रुप की जनरेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और इधर बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ये टॉलरेट नहीं करेगी, तो दूसरी कार्बोनिल कार्बन के साथ जो इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको लेकर ये सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड। ट्वाइस प्लस नो डाउट बिल्कुल पहले जैसे ही इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से प्राइमरी अमीन्स एज वेल एज सेकेंडरी अमीन्स, दोनों तरह के अमीन्स जो हैं वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके जो सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड्स हैं वो बना देते हैं। अब अगर हम टर्शरी अमीन देखें तो टर्शरी अमीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं होता जिसको लूज किया जा सके एज H पॉजिटिव आयन, तो इसलिए टर्शरी अमीन्स यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो आप ये नोट भी लिख सकते हो कि टर्शरी अमीन्स
do not get acylated, do not get acylated because the nitrogen atom does not have any labile hydrogen। लेबाइल हाइड्रोजन होती है जो इजीली रिप्लेसेबल हो, जिसको हम बड़ी इजी वे में रिमूव कर सकें। नाइट्रोजन एटम डज नॉट कंटेन ए लेबाइल हाइड्रोजन, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद हम करते हैं एसाइलेशन ऑफ जो एरोमेटिक अमीन्स। तो आप लिख सकते हो बी पार्ट, इसी रिएक्शन का एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स में हम सबसे ज़्यादा एनिलीन की एग्जाम्पल ही कंसिडर किया करते हैं। और यहाँ पर एनिलीन जो है नो डाउट एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। अब अगर एलिफैटिक एसिड क्लोराइड हो और उसकी रिएक्शन करवाई जाए विद एरोमेटिक अमीन, तो तब तो पिरिडीन से भी रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज हो जाएगी। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने NH2 ग्रुप को NH2 की फॉर्म में नहीं लिखा है, एक हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिखा है ताकि आपको जो नेट रिएक्शन होनी है यानी कि हाइड्रोजन का लॉस किस तरह से होगा वो क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर से HCl को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक बेस हम पिरिडीन यूज करते हैं। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बड़ी इजीली होकर यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो है वो मिलता है प्लस HCl। तो इस कंपाउंड का नाम होता है एन फिनाइल इथेनमाइड। और अगर हम एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ही यूज करें तब तो रिएक्शन थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाएगी, या अगर हम तब हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स में भी स्टडी कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद अगर एसिड क्लोराइड की बजाय एसिड एनहाइड्राइड यूज़ किया जाए, तो एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ करते टाइम आपको पता है कि रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हमें एसिड यानी कि H2SO4 की ज़रूरत होती है, जो पहले एसिड एनहाइड्राइड की प्रोटोनेशन करके इसको आगे कैटेलाइज करेगा, इसको मोर रिएक्टिव बनाएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं एनिलीन को बिल्कुल पहले जैसे ही लिखूं, NH2 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन अलग शो करके लिखूं, तो अब यहां से हाइड्रोजन लूज होगा एज H पॉजिटिव आयन और वो इधर जाके प्रोटोनेशन करेगा, तो एक इथेनोइक एसिड जो है वो तो सेपरेट हो जाएगा और दूसरा जो एसिटाइलिनियम आयन है वो नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच होगा। तो यहाँ पर पहले एक बात देखनी होती है कि एसिड एनहाइड्राइड में भी हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में कैटेलाइज होती है, यानी कि यहाँ पर हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज कैटलिस्ट यूज करेंगे। H2SO4 से जो H पॉजिटिव आयन आएंगे वो यहाँ पर आकर प्रोटोनेशन करेंगे और प्रोटोनेशन करने के साथ एक बन जाएगा इथेनोइक एसिड और एक एसिटाइलिनियम आयन। वो एसिटाइलिनियम आयन इधर एनिलीन में से एक हाइड्रोजन को लूज करके जो सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड हमें मिलना था वो बना देगा। तो इस तरीके से अब जो रिएक्शन होनी है वो कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगी और इसके साथ में हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड।
ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमीन्स अगर हम लें, कोई भी एलिफेटिक अमीन्स कंसिडर करें या एरोमेटिक अमीन्स कंसिडर करें, उनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई एसाइल ग्रुप लगाना हो तो उसको हम एसाइलेशन रिएक्शन ही कहते हैं। और एसाइल ग्रुप अगर एरोमेटिक हो यानी कि बेंजोइल ग्रुप हो तो तब हम इस रिएक्शन का नाम भी चेंज कर देंगे, इसको बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स कहेंगे। तो इसके साथ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है या फोर्थ टाइप की रिएक्शन है, मिलती जुलती है बिल्कुल थर्ड टाइप से, बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स। अमीन में हमें बेंजोइल ग्रुप ऐड करना है, जैसे यहां पर एसिटाइल ग्रुप ऐड किया है। एसिटाइल ग्रुप अब हम किस ग्रुप को कहते हैं ये बात भी आपको बताई जा चुकी है कई बार। ये जो ग्रुप बचा है इसको हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, और क्योंकि एसाइल ग्रुप में एक ही मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोल दिया जाता है। तो अब अगर एसिटाइल की जगह पे बेंजोइल ग्रुप हो तो उसको हम बेंजोइलेशन रिएक्शन कहेंगे। उससे भी हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड अमाइड्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो ये मैंने एरोमेटिक एसिड क्लोराइड जो है वो यूज किया। इसकी रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें विद एनिलीन, तो एनिलीन में से यहां पर से एक HCl मॉलिक्यूल का लॉस होगा और HCl मॉलिक्यूल को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पिरिडीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि अल्कली हम कोई यूज करेंगे, लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तब हमें जो फुली एरोमेटिक है सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड वो ऑब्टेन होगा प्लस HCl। तो इस HCl को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ही यहां पर एक्वस NaOH जो है वो ऐड किया गया है। और इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं। यही रिएक्शन आपने फिनोल्स में भी पढ़ी थी, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तब हमने इस एनिलीन की जगह पर जो फिनोल है उसको यूज किया था और यहां पर एस्टर हमें ऑब्टेन हुआ था। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स और शिफ्स बेस फॉर्मेशन, जो पांचवी टाइप की रिएक्शन है। दैट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स और शिफ्स बेस फॉर्मेशन। तो अब अमीन्स में क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो ये बड़ी इजीली एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे ओवर एल्डिहाइड्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड चाहे तो हम एलिफेटिक लें चाहे तो एरोमेटिक लें। एलिफेटिक अगर एल्डिहाइड के साथ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स की ही रिएक्शन करवाई जाए, तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में रिएक्शन को लिख रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर रहे कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। तो यहां पर से हमें ऑब्टेन होगा ये प्रोडक्ट। कार्बन का अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो तो इसको हम इमीन बोलते हैं, या इथिलीडीन इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको कॉमनली कहा जाता है इथिलीडीन इथाइलमीन। एक तरफ है नाइट्रोजन के इथिलीडीन ग्रुप और दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप।
इथिलीडीन इथाइल अमीन, जिसको हम शिफ्स बेस या एनिल बोला करते हैं। शिफ्स बेस और एनिल, ये तो जैसे यहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड मैंने यूज किया एलिफेटिक अमीन के साथ, बिल्कुल वैसे ही अगर हम एरोमेटिक अमीन यूज कर लें और उधर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी यूज कर लें, तब भी बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन प्रोसीड करके जो शिफ्ट्स हमारे पास बेसिस हैं या एनिल्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। ये 6th रिएक्शन है। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, और इसी रिएक्शन को कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी कहा जाता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और इस रिएक्शन, यही रिएक्शन हमने पहले भी की है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे क्लोरोफॉर्म की। तो तब हमने देखा था कि प्राइमरी अमीन लें कोई भी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तब मैंने आपको ये रिएक्शन इस तरह से लिखकर एक्सप्लेन की थी। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं, और इसको अगर ट्रीट किया जाए विद क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और इसमें साथ यहां पर रिएक्शन क्या होगी, इधर से 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, लाइक दिस। और इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खींचने के लिए हमें एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना पड़ता है, जो हम KOH अल्कोहलिक डालते हैं। KOH वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके डाला जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन और कार्बन में बनेगा जो बॉन्ड होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो क्या प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो आप देख सकते हो इस तरीके से। +3 HCl जो मॉलिक्यूल होंगे वो 3 KOH के साथ रिएक्शन करके 3 KCl और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। इस कंपाउंड को कॉमनली हम कहते हैं इथाइल कार्बाइल अमीन। तो ये इथाइल कार्बाइल अमीन है। कार्बाइल अमीन्स की बड़ी ऑफेंसिव ऑर्डर होती है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में अगर कोई एरोमेटिक अमीन भी हम लें तो तब भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन चलेगी। अब मैं रिएक्शन थोड़ी सिंपल वे में लिख रहा हूं। यहां पर 3 मोल KOH के यूज करने थे। 3 मोल्स ऑफ KOH अल्कोहलिक। तो यहां पर रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड +3 मोल्स ऑफ KCl +3 मोल्स ऑफ वाटर। और जो कार्बाइल अमीन्स बने हैं या आइसोसाइनाइड्स बने हैं वो बड़ी ऑफेंसिव ऑर्डर वाले होते हैं, तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स। तो आप लिख सकते हो द सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, the secondary and tertiary amines do not give carbylamine reaction, and therefore this reaction can be used as a test of distinction of primary amines from others।
प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को हम डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकते हैं। तो अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बाद आएगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेवंथ प्रॉपर्टी होगी ये रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। और ये बात तो आपको पहले भी कई बार बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं ये हर एक फंक्शनल ग्रुप के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी आते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो अमीन्स हैं हमारे पास, उनमें एक जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं वो काफ़ी लेबाइल होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन एज H पॉजिटिव आयन रिलेटिवली इजी होती है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आपको पता है कि कार्बन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से CH3 नेगेटिव आएगा और अमीन से H पॉजिटिव, तो ये मिलकर बना देंगे एक मॉलिक्यूल मीथेन का। और जो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा, इसके साथ ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन आके अटैच हो जाएगी और हमें ऑब्टेन होगा यहां पर ये वाला प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो N मिथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें मिलेगा, N इथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा। तो इसी तरीके से जैसे यहां पर प्राइमरी अमीन रिएक्ट किया है, बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी अमीन जो होगा वो भी रिएक्शन कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सेकेंडरी अमीन के साथ बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन आपको लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा एज H पॉजिटिव आयन और ये इधर CH3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बना देगा मीथेन। और मैग्नीशियम के साथ इस नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये अटैच होगी और इस नाइट्रोजन के साथ आगे दो इथाइल ग्रुप्स जो हैं वो भी अटैच्ड हैं। तो इस तरीके से मैग्नीशियम के साथ एक ये वाला ग्रुप अटैच होगा और एक साथ में ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जैसे अल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाइड्रोकार्बन्स बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स जो हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो टर्शरी अमीन्स हैं उनमें नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होती जिसको लूज किया जा सके एज H पॉजिटिव आयन। तो इसलिए टर्शरी अमीन्स जो हैं वो कोई रिएक्शन नहीं करते विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और फिर आप इसके बाद लिख सकते हो रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड ये 8वीं टाइप की रिएक्शन होगी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में हम पढ़ रहे हैं। और रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड को जैसे मैंने बोला अभी कि हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कह देते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन से ऑब्टेन होगा उसकी स्मेल जो है वो मस्टर्ड ऑयल के जैसी होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कोई भी अमीन में से एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पर अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि इस हाइड्रोजन को लूज करेंगे हम एज H पॉजिटिव आयन। और कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जो है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, जबकि मैंने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे बनाया है, एंगुलर बनाया है इसको, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली समझ आ जाए
कि किस तरह से प्रोसीड करेगी। वैसे अगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन डाइसल्फाइड जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही बिल्कुल लीनियर है। यहां से हाइड्रोजन लूज हो जाएगी एज H पॉजिटिव आयन और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन इधर कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी, और जब पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो तब आपको पता है -E इफेक्ट चलता है। तो अब यहां पर जो -E इफेक्ट चलने से लोन पेयर इधर आ जाएगा सल्फर के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज भी इसके साथ जो H पॉजिटिव इधर से लूज हुआ था वो आके अटैच हो जाएगा। तो पहले एक हमें ये इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा, फिर इसमें अगर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल के इसको थोड़ा सा हीट करें, वार्म करें, तो तब इसमें जो रीएडजस्टमेंट हो जाती है ऑफ द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, और इधर से जो H2S है वो निकल जाएगी, और हमें यहां पर ऑब्टेन होगा ये वाला प्रोडक्ट। इसको हम इथाइल आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं। यहां से गया HS ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन यानी कि H2S निकली। H2S एक एसिडिक सल्फाइड है। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ब्लैक प्रेसिपिटेट्स ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड और साथ में 2 मोल HCl के प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मिला है हमें इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट। अब ये भी जो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है इसकी काफ़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, जस्ट लाइक दैट ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो आप लिख सकते हो द एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स, द एल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स हैव unpleasant smell like that of mustard oil, like that of mustard oil। तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स like aniline react with carbon disulfide in a relatively different way, in a different way जो ये वाला कंपाउंड यहाँ पर अब हमें ऑब्टेन होगा उसको हम थायोयूरिया भी बोलेंगे। रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, तो आप लिख सकते हो अपॉन हीटिंग द अल्कोहलिक, on heating the alcoholic solution of carbon disulfide and solid KOH N dash N comma N dash डाइफिनाइल थायोयूरिया, मतलब सब्स्टिट्यूटेड थायोयूरिया मिलेगी। N dash डाइफिनाइल थायोयूरिया is formed which reacts with concentrated HCl, which reacts with concentrated HCl to form phenyl isothiocyanate, to form phenyl isothiocyanate।
जैसे यहाँ पर मैंने 2 मोल एनिलीन लिखी है, एरोमेटिक अमीन। और जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइसल्फाइड एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। वो पिछली रिएक्शन में तो हमने समझने के लिए ही रिएक्शन को, इसको कार्बन डाइसल्फाइड को मैंने एंगुलर वे में लिखा था, जबकि होता ये बिल्कुल लीनियर है। यहाँ से एक मॉलिक्यूल H2S का निकल जाएगा। H2S का मॉलिक्यूल खींचने के लिए, ये क्योंकि एसिडिक सल्फाइड होता है, हमें साथ में KOH सॉलिड डाल के फ्यूज करना होता है। रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे, KOH डालने से, ये बेस डालने से ही यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन सल्फाइड का रिमूवल जो है वो इजीली हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं थोड़ा इस तरह से नीचे करके ही लिखता हूँ, C6H5NH। फिर इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा विद दिस कार्बन, जिसके साथ डबल बॉन्ड से एक सल्फर जुड़ी हुई है, और यह कार्बन आगे दूसरी नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरह से H2S निकला, वो फिर KOH के साथ रिएक्शन करके K2S और वाटर बना ही देगा। तो हीट करने से यहाँ पर माइनस K2S एंड 2 मोल वाटर, ये तो प्रोड्यूस होने ही हैं एज बाई प्रोडक्ट्स। फिर जो ये वाला कंपाउंड बना है, आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर भी NH2 और इधर भी NH2 होता तब हम इसको यूरिया बोलते। सल्फर हो तब इसको थायोयूरिया बोलते हैं, और थायोयूरिया में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप्स या बेंजीन रिंग्स लगाई हुई हैं, तभी इसको डाइफिनाइल थायोयूरिया कहा जाता है। और दोनों फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं नाइट्रोजन एटम्स के साथ, तो इसका जो हम नाम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया। फिर इसमें अगर हम कंसेंट्रेटेड HCl डाल के इसको हीट करें, तब इसकी रीएडजस्टमेंट होकर फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो है वो बन जाता है। कंसेंट्रेटेड HCl डाल के थोड़ा हीट किया जाए तो तब हमें ऑब्टेन होता है बिल्कुल पहले जैसा कंपाउंड ही, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, और साथ में जो दूसरी तरफ है बेंजीन रिंग, वो उसका एनिलीनियम सॉल्ट बन जाएगा, जो HCl के साथ C6H5NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कुछ इस तरीके जो प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन होगा, NH3 पॉजिटिव होगा। तो ये जो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट हमें ऑब्टेन हुआ है, तो हमने देखा कि जो एलिफेटिक हैं अमीन्स और जो एरोमेटिक हैं वो डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं। यानी कि पहले केस में हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड डालकर ही एल्काइल आइसोसाइनेट बना लिया, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बना लिया था, जबकि एनिलीन के टाइम हमें कंसेंट्रेटेड HCl डाल के ही ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्शन है अमीन्स की, उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई है। ये रिएक्शन है, आप लिख सकते हो रिएक्शन विद फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड, 9th रिएक्शन है। रिएक्शन विद फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन जैसे कि आप जानते ही हो, क्लोरोफॉर्म में हमने स्टडी की थी, काफी पॉइजनस गैस होती है। तो इस फॉस्जीन की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे विद अमीन्स, और अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही, और चाहे प्राइमरी अमीन हो चाहे सेकेंडरी अमीन हो,
क्योंकि अमीन में से एक हाइड्रोजन को लूज करना ही है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक सेकेंडरी अमीन की, लाइक दिस डाई इथाइल अमीन या इथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन, इसमें अगर फॉस्जीन ऐड की जाए, फॉस्जीन है ये COCl2 या C डबल बॉन्ड OCl दोनों तरफ लगा हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन और इधर से क्लोरीन HCl की फॉर्म में लूज होंगी, तो ये नाइट्रोजन इधर अटैच हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो दूसरी तरफ भी एक क्लोरीन है, उसके लिए हमें 2 मोल डाईइथाइल अमीन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूटेड जो है कंपाउंड वो ऑब्टेन होगा। C2H5 ट्वाइस प्लस HCl, 2 मोल HCl जो है वो एज द बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। प्राइमरी अमीन होंगे तो उनमें भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है जिसको लूज किया जा सकता है टू फॉर्म HCl, और सेकेंडरी अमीन्स में भी है। टर्शरी अमीन्स में ये हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए टर्शरी अमीन्स जो हैं वो फॉस्जीन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब अगर हम एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन की बात करें, तो एनिलीन के साथ जो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन रिएक्शन करेगी वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखकर ही बताता हूं। यहां पर जो फॉस्जीन है ये रिएक्ट करेगी तो HCl के लॉस के बाद हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट लाइक दिस, जिसमें से एक तरफ की क्लोरीन तो रिएक्ट कर चुकी है जबकि दूसरी क्लोरीन जो है वो रिएक्ट अभी नहीं की है। फिर इसको थोड़ा सा अगर हीट किया जाए तब मिल जाता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। तो फिनाइल आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर एटम है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इधर से एक HCl जो है वो लूज हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इधर से क्लोरीन, तो ये फिनाइल आइसोसाइनेट ये ऑब्टेन होगा हमें एज द प्रोडक्ट। और अगर हम इथाइल अमीन्स की बजाय मिथाइल अमीन यूज करें या मिथेन अमीन, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है मिथाइल आइसोसाइनेट, वही था कल्प्रिट जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। उस केस में तो ये दिसंबर 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है उसको। मिथाइल आइसोसाइनेट उस केस में रिस्पॉन्सिबल था, जो ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई थी ह्यूमन लाइव्स की, और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पर जो मेन कल्प्रिट था, उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है ये आप देख सकते हो। मिथाइल अमीन या मिथेन अमीन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे विद फॉस्जीन। तो फॉस्जीन है ये, यहां से एक HCl के लॉस के बाद हमें ऑब्टेन होगा ये वाला कंपाउंड, और फिर इसको अगर हीट किया जाए बिल्कुल जैसे हमने पहली रिएक्शन की है, यहां से H और यहां से Cl निकलेगा, यानी कि एक HCl के लॉस के बाद हमें ऑब्टेन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट और MIC, ये चीज मिलती है। और ये वाला जो कंपाउंड है ये यूज किया जाता था उस टाइम इंसेक्टिसाइड 7 की मैन्युफैक्चर में। तो आप लिख सकते हो मिथाइल आइसोसाइनेट was being used in the manufacture of
insecticide savine as तो ये जो हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनेट बना है ये 1-नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करेगा। नेफ्थॉल क्या होती है? जब हम नेफ्थलीन के ऊपर एक OH ग्रुप जो है वो अटैच करवाएं तो उसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। ये फर्स्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हो तो ये होगी 1-नेफ्थॉल। तो 1-नेफ्थॉल में अगर MIC को मिथाइल आइसोसाइनेट को ऐड किया जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज होकर ये ऑक्सीजन जो है जो कार्बन है ये इधर अटैच हो जाती है। कैसे? यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इधर कार्बोनिल कार्बन पर फिर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल अपीयर लाइक दिस। मैं थोड़ा नीचे करके इसको लिख रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो इधर ये जो ऑक्सीजन है ये जाके इधर कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होगी और इधर सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप तो एज सच रहेगा और जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हुआ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव भी फिर इसके साथ ही अटैच रहेगा। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट मिला है 1-नेफ्थाइल N-मिथाइल कार्बामेट, इसको कहा जाता है सवीन। तो ये था इंसेक्टिसाइड जिसकी मैन्युफैक्चर के दौरान ये जो हादसा हुआ था वो हुआ था। तो आप लिख सकते हो इसके बाद जो मिथाइल आइसोसाइनेट था ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड के कारण उस भोपाल गैस ट्रेजेडी में सारा नुकसान हुआ था। तो आप लिख सकते हो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट MIC is highly reactive towards groups like OH, NH2, SH etc. which are present in enzymes, proteins, carbohydrates and cellular fluids like water present in human beings and other living things। तो ये इन ग्रुप्स के साथ अगर फटाफट रिएक्शन करेगा तो नो डाउट जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको डैमेज होगा। फुल स्टॉप। इट डैमेजेस द लंग सिस्टम, लंग टिश्यूज, it damages the lung tissues causing acute breathing problems। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कैसे थी? दिसंबर का टाइम था, सर्दियां थी, तो उस टाइम पे जो थोड़ी फॉग भी छाई हुई थी तो उस कारण जो MIC लीक हुई अंडरग्राउंड रिजर्व्स में से तो उसके वेपर्स जो हैं वो दे केम इन कांटेक्ट विद वाटर। एयर में मॉइस्चर तो है ही और साथ में थोड़ी फॉग भी बनी हुई थी तब। तो क्योंकि ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक तो इसलिए इसके जो वेपर्स थे वो फॉग के साथ इमीडिएटली सारे रीजन में स्प्रेड हो गए और थोड़े हैवियर थे ये एयर से, इस कारण ये नीचे ही रहे और एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर तो था ही।
तो उसके कारण ये जो फॉग में ये मिक्स हो गए थे, इनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो ये नीचे नीचे ही रहे जहां पर पॉपुलेशन थी। तो इस कारण काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की जान गई थी उस टाइम पे, और काफ़ी और भी ज़्यादा लोग जो वी कैन से कि अपाहिज हो गए थे। तो इस तरीके से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसका मेन कल्प्रिट था ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके कारण ही ये सारी बात हुई थी। तो इस तरीके से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हमने कर ली हैं, जिसमें से ये वाली मिथाइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन जो है, ये हमने डिटेल में देखी है कि किस तरह से इससे जो डैमेजिंग गैस निकलती है मिथाइल आइसोसाइनेट, उसकी प्रोडक्शन होती है और उससे डैमेज क्या होगा।